खैर मकदम है आप सभी का बिग बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। यूपी के सियासी समर में नेताओं की बदजुबानी रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। खास बात यह है कि इस जंग में पीएम के पद की गरिमा के भी कोई मायने नहीं रह गए। पहले समाजवादी नेता आजम खान ने पीएम मोदी को रावण कहा, तो अब बीएसपी लीडर सतीश चंद्र मिश्रा ने इशारों इशारों में उनकी तुलना उस यमराज से कर डाली जिसने नोटबंदी के जरिए 150 लोगों की जान ले ली। महिला नेताओं की काबिलियत का पैमाना उनकी सुंदरता बताने वाले विनय कटियार और लव जिहाद वाले यूपी के सबसे बयानवीर योगी आदित्यनाथ आज बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, तो जीतने के बाद देवबंद में कर्फ्यू लगाने की धमकी देने वाले सुरेश राणा का कद भी पार्टी में बढ़ता जा रहा है। संसद तक में पक्ष विपक्ष के बीच एक दूसरे के लिए कुत्ते जैसे अल्फाजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। बड़ा सवाल यह कि क्या ऐसी बदजुबानी को हथियार बनाकर ही मिलेंगे नेताओं को वोट? इसी पर करेंगे अपने तमाम खास मेहमानों से तफसीली बातचीत, लेकिन सबसे पहले देखिए यह रिपोर्ट। 150 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? इनकी मौत तो नहीं आई थी, इनको यमराज ने भी याद नहीं किया था, लेकिन ये लोग तो किसी और यमराज ने याद कर लिया इनको। सबसे बड़ा रावण लखनऊ में नहीं दिल्ली में रहता है, उसके जलने की इन 150 की मौत ये मौत नहीं है, ये हत्या है। सियासत में वोट की अहमियत सबसे ज्यादा होती है और इस वोट को हासिल करने के लिए सियासी लीडर किसी भी हद को पार कर सकते हैं। फिर बयानबाजी क्या चीज है? कभी मीडिया में बने रहने के लिए मुतनाज़ा बयान दिया जाता है, तो कभी वोट की सियासत के पारे में उछाल के लिए। बहरहाल बीजेपी हो, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या फिर बीएसपी, कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसका लीडर कभी न कभी मुतनाज़ा बयानबाजी की वजह से सुर्खियों में रहा है। आइए जरा सुनते हैं समाजवादी पार्टी लीडर आजम खान और बीएसपी के लीडर सतीश चंद्र मिश्रा को, जिनके हालिया मुतनाज़ा बयानात ने सियासी पारे को गरमा दिया है। चोर कहने वाला 131 करोड़ हिंदुस्तान का बादशाह है, वो लखनऊ जाता है, रामलीला के मैदान में रावण जलाने के लिए, और ये भूल जाता है कि सबसे बड़ा रावण लखनऊ में नहीं दिल्ली में रहता है, उसके जलने की। 150 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? इनको यमराज ने भी याद नहीं किया था, लेकिन ये लोग तो किसी और यमराज ने याद कर लिया इनको, और याद करके इनको इन लाइनों में खड़ा करा करके बुजुर्गों को, महिलाओं को, बीमार लोगों को, तरह तरह की, किसी के हार्ट अटैक से हो गया, किसी तरह से हो गया, और ये लोग वहाँ लाइन खड़े खड़े मर गए। जमहूरियत में वोट की ताकत से हर कोई वाकिफ है, लेकिन वोट हासिल करने के लिए एक दूसरे को नीचा दिखाना या फिर जिल्लत आमेज लफ्जों का इस्तेमाल करना जमहूरियत पर एक स्याह दाग की तरह है, जो धीरे धीरे जमहूरी कदरों को चोट पहुंचाते रहते हैं। इसके अलावा ऊंची और गैर मेयारी बयानात जहां एक तरफ हमारे मुल्क की तहजीब को खराब कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत रवादारी और तहम्मुल को नीस्तो नाबूद करने की राह भी हमवार की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो कुल मिलाकर सवाल है नेताओं की भाषा का, और उस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ शाइना एनसी मुंबई से मौजूद हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी की। हमारे साथ डॉक्टर एमएच खान मौजूद हैं, बीएसपी के लीडर हैं, मायावती की पार्टी का पक्ष रखने के लिए लखनऊ से वो हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद पूनावाला साहब कांग्रेस के युवा नेता हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में ही। अनिल यादव साहब जो कि समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अमीर हैदर जैदी साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं पैगामे इंसानियत के, वो भी हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं। इन तमाम मेहमानों से हम बातचीत करेंगे और साथ ही साथ वीएचपी का रुख क्या है इस तरह की बयानबाजी पर, ये बताने के लिए हमारे साथ विजय शंकर तिवारी जी भी मौजूद हैं जो कि वीएचपी के स्पोक्स पर्सन हैं। सबसे पहले शाइना एनसी तक लग रहा है अभी हमें हमारी आवाज नहीं जा रही है, वरना पहला सवाल मैं उन्हीं से करता। शहजाद, ये जो भाषा का स्तर है ये क्यों इस कदर गिरता जा रहा है? सबसे पहले हम संसद की बात कर लें। संसद में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया, इसे क्या माना जाएगा? और इंस्टिगेशन तो इस बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुआ, जिसका जवाब पीएम मोदी ने आज दिया। आपने शो शुरू होने से पहले कुछ बयान दिखाए, किसी ने किसी को रावण कहा, किसी ने कुछ और कहा, और आप ये सवाल उठा रहे हो कि प्रधानमंत्री के पद की गरिमा होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं,
जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो एक सरदार जी की पगड़ी उछालने की बात किसने की थी? उसको शिखंडी किसने कहा था? उसको नपुंसक कौन कहते थे? उसके रावण जैसा पुतला बना के किसने फूका बार बार? कौन थे वो लोग? ये मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं। ये हमारी राजनीति है भी नहीं, ना ये हमारा स्तर है राजनीति का। मैं आ जाता हूँ उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबकी निगाहें हैं। अखिलेश यादव जी के बारे में सबको पता है, उनकी माँ के बारे में सबको पता है। एक प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के कहते हैं कि इसने अपनी माँ का दूध पिया है। ये भाषा है। अब ऐसी भाषा बोलने वाले लोग गांधी जी को भी नहीं बख्शते। कहते हैं अनिल विज जी कि गांधी जी के आने से नोट पे उसकी वैल्यू खत्म हो गई। कहते हैं गोडसे देशभक्त हैं। ऐसे लोगों से कैसे हम उनके स्तर पे नहीं जा सकते। पर हम अगर कहें कि वो रावण है तो इसका मतलब ये नहीं मोदी जी रावण है। मोदी जी के कहां 10 सिर है। और रावण तो बहुत बुद्धिमान आदमी था, पर रावण को अहंकार ले डूबा और वही अहंकार मोदी जी को ले डूबेगा। हम थोड़ी कह रहे कि मोदी जी यमराज है, पर मोदी जी की नीतियों से वही इंपैक्ट हो रहा है। लोग मर रहे हैं, लोग त्राही त्राही मचा रहे हैं। तो उनके नीतियों को अगर हम कहें, और ये कहने का एक तरीका होता है, ये तो सबको पता है कि इन लोगों ने तो कभी अपने दफ्तर में तिरंगा नहीं लहराया। ये आजकल जो धंधा इन्होंने रखा है, शहजाद, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, आज पीएम मोदी ने राहुल गांधी के भूकंप वाले बयान का जवाब दिया। उन्होंने कल के भूकंप का भी जिक्र कर दिया, तो कहा यह जाने लगा कि प्राकृतिक आपदा को उन्होंने मजाक बनाया। और आपके नेता राहुल गांधी ने जब कहा कि मैं ऐसे आरोप लगा दूंगा कि भूकंप आ जाएगा, वो क्या था? मैं वही कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि प्राकृतिक आपदा तो ये है कि इस मुल्क का प्रधानमंत्री मोदी जी बन गए। ये एक प्राकृतिक आपदा है, क्योंकि उनके खुद के प्रदेश में, उनको इस देश ने चुना है, और अब वो देश भुगत भी रहा है। और इसलिए बिहार में नहीं चुना, और इसलिए दिल्ली में भी बाहर कर दिया, और यूपी में भी बाहर करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो आदमी प्रदेश गुजरात से आता है जहां पे भुज का भूकंप हुआ, वो आदमी भूकंप के ऊपर एक ऐसी टिप्पणी करता है आपत्तिजनक। मुझे लगता है कि आज प्रधानमंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए। और जो टिप्पणी का जिक्र मैंने किया अखिलेश यादव जी पे, उनकी मां पर, उसके लिए क्या माफी मांगेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग? वो माफी मांगे पहले। शाइना जी, इस सवाल का मैं जवाब आपसे चाहता हूं। जिस तरह से एक प्राकृतिक आपदा का जिक्र किया गया और उसका मजाक बनाने की कोशिश की गई, उसको मजाक में उड़ाने की कोशिश की गई। यह बड़ी प्राकृतिक आपदा थी। भूकंप आया उत्तराखंड में, कुछ जगह लोगों के घायल होने की खबरें भी आईं, खुदा ना खास्ता किसी की जान भी जा सकती थी। और ऐसी प्राकृतिक आपदा का इस तरह से मजाक उड़ाना कि राहुल गांधी ने तब क्या कहा था उसका जवाब देना, क्या आपको लगता है ठीक है? वो भी संसद के पटल का इस्तेमाल करना चुनावी भाषण के लिए? देखिए, सबसे पहले तो चुनावी वातावरण में बहुत सारे मुद्दे पे टिप्पणी होती है। वो टिप्पणी किस परिप्रेक्ष्य में आप देख रहे हैं, क्या है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, आप शायद विश्लेषण करना आपका जॉब है एज अ जर्नलिस्ट। बट आई कैन ओनली से कि जब मोदी जी ने यूपी के बारे में जिक्र किया है, तो आज वातावरण ये है कि एक तरफ आपके पास एक भ्रष्ट सरकार है, वहाँ दूसरे तरफ एक लॉलेसनेस, और ये सभी मुद्दे को उठाते हुए उन्होंने भूकंप का जिक्र किया, जहाँ उन्होंने कहा कि एक ऐसे वातावरण है कि जहाँ भूकंप भी आ सके। और स्वाभाविक रूप से जो लोग स्थिरता चाहते हैं, नेतृत्वशील सरकार चाहते हैं जिसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति हो, तो वो वोट करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें इतनी बड़ी एक समस्या उठ बैठी है जहां हम चर्चा करें। शाइना जी, ये बात अगर किसी चुनावी रैली में कहीं हो गई होती तो शायद हम इस पर डिबेट नहीं कर रहे होते। लेकिन आप ये तो देखिए कि जगह क्या थी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पीएम मोदी धन्यवाद प्रस्ताव दे रहे थे, वो धन्यवाद भाषण दे रहे थे, उसमें इस तरह का चुनावी भाषण देना और राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देना क्या ठीक मौका था? और एक प्राकृतिक आपदा को मजाक बनाना उसका, मैंने ये सवाल किया आपसे। देखिए, किसी ने मजाक नहीं किया है, लेकिन बल्कि यूपी की जनता जानते हैं कि कौन मजाक कर रहे हैं उनके साथ और कौन गुमराह कर रहे हैं उनके साथ उनको। मैं नहीं मानती हूँ कि चुनावी वातावरण में कोई टिप्पणी करना
गलत होता है या सही, जो आपने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है तो स्वाभाविक रूप से आप बात कर सकते हैं, लेकिन जो आपने एक उदाहरण दिया जहां आपने कहा कि भूकंप जैसे जो वातावरण होता है वही भूकंप जैसे आपने यहाँ देखा, तो स्वाभाविक रूप से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो लोग जानते हैं तो ये एक ऑपर्चुनिस्टिक अलायंस है, एक अलायंस ऑफ कन्वीनियंस है जो लोग के हित में नहीं है, और हमारा हक बनता है कि हम इस मुद्दे पे टिप्पणी करें। ठीक है, क्योंकि चुनावी मौसम है यादव जी, इसलिए जिक्र तो होगा, हर जगह घेरा तो जाएगा आपको, ये है दलील। देखिए, बड़ा ही मुझे अफसोस हो रहा है ये बात सुनकर, क्योंकि साइना एनसी जी इतनी बड़ी प्रवक्ता हैं और वो ये कह रही हैं कि जो बयान दिए हैं, क्योंकि चुनावी माहौल है और कहीं ना कहीं उसे सही ठहरा रही हैं। मैं इन्हें याद दिला देना चाहता हूँ कि संजीव बालियान जी ने कुछ दिन पहले कहा कि मुलायम सिंह यादव के दिन पूरे हो गए हैं, उनकी मृत्यु का समय आ गया है। इसके बाद आप देख लीजिए, सुरेश राणा का आपने बयान खुद ही सुनवाया। गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर सोनिया गांधी खूबसूरत नहीं होती तो क्या कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष होती। विनय कटियार जी ने कहा कि प्रियंका गांधी से ज्यादा खूबसूरत महिलाएं हमारे पार्टी में हैं, और इन सभी बातों पर स्टार प्रचारक भी बन गया विनय कटियार। उसके बाद और भी बयान दिया, उसके बाद अभी राम मंदिर पे भी दिया है, आज कल ही अपना देख रहा था तो उन्होंने इस पे भी, राम मंदिर पे भी दिया है। और बड़ी ही सादगी से इन्होंने ये कह दिया कि आप जो इसका विश्लेषण निकालना चाहें निकाल लीजिए, चुनाव माहौल में तो ये सब होता है। अब मैं अफसोस इस बात का इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स, इन लोगों को छोड़िए, जब देश का प्रधानमंत्री खुद अपनी जबान से ऐसी ऐसी चीजें कहते हैं, आज संसद में जो हम सब ने सुना, 3 बार 4 बार कुत्ते शब्द का प्रयोग किया उन्होंने। एक बात बताइए, चलिए जिसने जो कहा वो कहा, क्या प्रधानमंत्री को अपनी मर्यादा भूलनी चाहिए थी? और इसीलिए जब प्रधानमंत्री ने सारी मर्यादाएं पार कर दी हैं तो मैं भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के लिए कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि इन लोगों ने राजनीति का स्तर इतना नीचे गिरा दिया है। और इसका एक और मैं रीजन देना चाहूंगा। होता क्या है, देखिए समीर भाई, यूपी में चुनाव है और चुनाव में जाने से पहले हम लोग सभी जो हमने काम किए होते हैं हम लोग वो जनता को गिनवाते हैं। अब क्योंकि काम तो है नहीं इनके पास, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जहां एक जगह अपनी रैलियों में सारा विकास कार्य गिनवा रहे हैं, वहीं इन लोगों के या तो राम मंदिर के ऊपर बयान होगा या किसी महिला के ऊपर। काम के साथ साथ आप भी तो वही काम कर रहे हैं ना। आजम खान का बयान आप देखिए, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का एक बयान खराब गिनवा दीजिए। नरेंद्र मोदी है, ये बात अलग है। पीएम पद की एक गरिमा है, ये बात बिल्कुल अलग है। पीएम पद की गरिमा का ख्याल तो रखा जाना चाहिए ना। वो किसी पार्टी के नेता भी हो सकते हैं, लेकिन इस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। जब वो आजम खान के भी प्राइम मिनिस्टर हैं, हम सबके प्राइम मिनिस्टर हैं। आप एक बात उनको आप रावण कह रहे हैं। समीर भाई, जब प्रधानमंत्री जी ने खुद ही अपनी मर्यादा लांघ दी हैं पिछले, और ये पहली बार नहीं हुआ, चलो एक बार होता तो हम लोग समझते कि शायद गलती से कह दिया होगा। बिहार चुनाव आप भूल गए क्या? वहां पर नीतीश जी के डीएनए पे इन्होंने सवाल उठाया था। तो जहां तक मैं समझता हूं, देखिए प्रधानमंत्री सबका होता है, मैं आपकी बात मानता हूं बिल्कुल, पर प्रधानमंत्री एक आदर्श भी तो होने चाहिए। अब प्रधानमंत्री खुद अपने मुंह से ऐसी बात कर रहे हैं, तभी मैंने भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता पर टिप्पणी नहीं की। मैंने सीधे एक ही बात कही कि जिस देश में प्रधानमंत्री ऐसे शब्द यूज करेगा वहां आप किसी और से क्या एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है, डॉक्टर एमएच खान हमारे साथ मौजूद हैं। एमएच खान साहब, मुझे अच्छी तरह से याद है बीएसपी के नेताओं ने बड़ा जबरदस्त विरोध किया था एक तरह से आजम खान का जब बयान आया था रावण वाला। अब क्या हो रहा है, आपके सीनियर लीडर सतीश चंद्र मिश्रा यमराज से उनकी तुलना कर रहे हैं जी। मतलब ये किस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या इस तरह के अल्फाज ही वोट दिलाएंगे आप लोगों को? नहीं अब्बास साहब जरा ये बताइए, नहीं अब्बास साहब जरा ये बताइए कि जो 150 लोग मरे हैं वो एक किसी बिरादरी के थे? वो हिंदू थे, मुसलमान थे, गरीब थे, परेशान थे, अस्पतालों में उनको अपना पैसा निकालने को नहीं मिल रहा है। तो अब ऐसे में हम किसको क्या कहें बताइए आप? मेरा पैसा आपके पास रखा हुआ, आप मुझे नहीं दे रहे हो, तो मैं तो आपको कातिल भी कहूंगा ना कि मेरे बच्चे मर गए इलाज के लिए मर गए बच्चे मेरे, तो आप ही तो कातिल हो। अगर ये यमराज कह दिया तो कभी गलत बात नहीं कहा उन्होंने। और इस पर आप देख लीजिए एमएच खान साहब, माफ कीजिएगा, एमएच खान साहब, इतने दिनों से आप टीवी डिबेट्स में बैठ रहे हैं, आपने तो कभी इतने घटिया शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। आप बड़ी खूबसूरती से अपनी बातों को रखते हैं, बिना गलत शब्दों का इस्तेमाल किए। ये आपकी पार्टी के सीनियर नेता नहीं कर सकते। मैं फिर वही कह रहा हूं आपसे, नोटबंदी की आलोचना आपने भी बहुत की है। नहीं ये मेरे साथ डिबेट पर की है, लेकिन कभी आपने गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। देखिए, कभी आपने यमराज नहीं कहा, कभी आपने रावण नहीं कह दिया पीएम को। मैं फिर कह रहा हूं आपसे
मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि मैं तो रावण और का नाम यमराज की बात छोड़िए, ये तो हत्यारी पार्टी है। मैं कह रहा हूं आज आपसे कि इन लोगों ने जान लिया है लोगों का, बेगुनाह लोगों का जान लिया है, जिस पर एक शब्द, जिसको वर्ड कहते हैं, एक शब्द भारतीय जनता पार्टी का ना कोई नेता ना प्राइम मिनिस्टर कभी दुख व्यक्त नहीं किया कि ये लोग मर गए, इनके ऊपर सहानुभूति हमारी है, ये लोग मर गए, अस्पताल में महिलाएं मर गई, लाइन में लग के औरतें, हमला औरतें बच्चा पैदा कर रही हैं, एक शब्द इन लोगों ने नहीं कहा। संवेदनहीन लोग हैं ये तो। जो लोग मरे हैं उनके परिवार से पूछिए ना, उनके फैमिली से पूछिए ना, वो लोग क्या कह रहे हैं। वो हम समाज की बात कर रहे हैं, उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे लोग लाइन में लग के मरे हैं, तो उन पे हम संवेदना हम उनकी व्यक्त करते हैं और इनको हम कहते हैं कि ये इस बात को कम से कम आज कह दे कि भाई जो मरे हैं उन पर अफसोस मुझे है। आज भी नहीं कह रहे हैं ये। ठीक है। विजय शंकर जी, सरकार की संवेदनहीनता को टारगेट करते हुए इस तरह की लैंग्वेज को क्या जायज ठहराया जा सकता है क्या किसी भी सूरत में? समीर भाई, अभी मेरे से पहले 4 प्रवक्ता बोल चुके हैं और मैं 3 प्रवक्ता तो हमारे ऐसे हैं जिनके लिए मैं कहूँगा कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। यानी वो जो साफ सुथरे शब्द बोल रहे हैं, आप पब्लिक भी सुन रही होगी और वो भी हंस रही होगी कि ये 100 चूहे खा करके बिल्ली हज जाने की बात कर रही है। आज तो आवश्यकता इस बात की है समीर भाई कि ये जो बदजुबानी की बात हम कर रहे हैं, ये बदजुबानी में कौन कौन सी बातें आएंगी और कौन सी नहीं आएंगी, इस पर भी एक डिस्कशन होना चाहिए। आज अभी बात कर रहे थे हमारे यादव जी कि आजम खान की बात पर एक भी टिप्पणी और एक भी शब्द आपने नहीं कहा कि नहीं, देश का प्रधानमंत्री केवल भारतीय जनता पार्टी का किसी एक पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं होता है, देश का प्रधानमंत्री होता है। और देश के प्रधानमंत्री को आपके एक नेता ने कहा कि वो रावण है। अरे जब देश के प्रधानमंत्री खुद 4-4 बार संसद में बैठकर कुत्ता कहेंगे, तो आप प्रधानमंत्री जी के लिए भी कहिए। नहीं, बात पूरी सुन लीजिए। नहीं, आप बात ही गलत तरीके से शुरू कर रहे हैं। नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। देखिए, मर्यादा सभी के लिए होनी चाहिए। मैं तो खुद मानता हूं कि प्रधानमंत्री आदर्श है। मर्यादा का ख्याल दोनों पक्षों को होना चाहिए, ये उनका पॉइंट है। विजय जी, आप अपनी बात रखिए। इसीलिए मैं कह रहा था 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। आप रहने दीजिए। अभी साजिद प्राची का बयान देखिए, मुसलमान मुक्त भारत बनाने पे चली थी। और सुनिए समीर जी सुनिए, इन्होंने कहा 3 पार्टी के प्रवक्ता, एक बार भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं लिया। अगर इनके मन में सच बताने की यहाँ मंशा होती तो ये 4 पार्टी कहते। आपने 4-6 बयान बीजेपी के प्रवक्ता को शामिल किया है ना आपने। विजय जी पूछिए, अगर बात नहीं करने देना पार्टी के प्रवक्ता को शामिल किया। ठीक है विजय जी, एक मिनट विजय जी अपनी बात अलग थोड़ी है। आजम खान साहब ने एक भारत के प्रधानमंत्री को रावण कहा। रावण वो शब्द है जिस देश में अपने बच्चों का नाम आज तक कोई रखता ही नहीं है, इतना निकृष्ट नाम, और आजम खान उनको दूसरी बात यही आजम खान रावण के कई जगह मंदिर भी है। बात तो सुनिए, आप बताइए उसके बारे में। मैं आ रहा हूँ, उस पर भी आइए। मैं आऊंगा। दूसरी बात, यही आजम खान साहब हैं जिन्होंने भारत माता को डायन कहा था। ये किस स्तर पर खड़े हो? उनका सवाल तो मैंने पूछ लिया। विजय जी ये बताइए, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा का मजाक उड़ाना क्या ठीक है किसी भी तरीके से? मैं पूरी बात करूंगा। दूसरी बात, मैंने कहा था कि बदजुबानी के दायरे में कौन कौन सी चीजें आती हैं और कौन सी नहीं आती हैं, इस पर भी एक डिबेट करा लिए। हम बात करते हैं कैराना की। हम जब कैराना की बात करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं वहां से इस्लामिक गुंडागर्दी के कारण वहां से हिंदू निकले, जब ये बात करते हैं बदजुबानी में आ जाता है। यानी जो भी आप सही बात करेंगे वो बदजुबानी में आ जाएगा। मैं बात नहीं करूंगा इसे, ऐसे बात नहीं करूंगा। आपने कह ली, आपने पूरी बात कर लिया। आपने कहा कर ली, जो चौंकना शुरू कर देते हैं। 10 सेकंड में पूरा कर लीजिए। मुझे साहब के पास भी जाना है। जी नहीं, ये अनर्गल है। आप जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल टारगेट कर रहे हैं। दूसरी पार्टियों को टारगेट कर रहे हैं। आपने ये कहा कि 3 पार्टियों के प्रवक्ता ऐसे बात कर रहे हैं जैसे बिल्ली चूहे खाकर हज के चली। आप मुझे मेरी बात की सुनिए। अनिल एक मिनट विजय जी 10 सेकंड। देखो, मैं बात ये कर रहा हूं कि जब इतने बड़े बड़े शब्द बोलने वाले लोग बहुत और बात कर रहे हैं, उस पर उत्तर देना इनका धर्म बनता है। मैंने पहले कह दिया
कि राजनीतिक पार्टियों के विषय में मैं कोई चर्चा नहीं करूंगा। मैं पार्टीगत राजनीति करने के लिए यहाँ पर नहीं बैठा हुआ हूँ। मैं एक विषय लेकर के बैठा हूँ, मैं उसका पुरजोर समर्थन करूंगा। मैंने कैराना की बात की, मैंने कैराना की बात की, बिल्कुल ठीक बात की। ये जाकर के 4 लोग उधर खड़ा कर देते हैं कि आप बोलो जी यहाँ से हिंदू पलायन नहीं हुआ है। ये जो द्वंद्व है, ठीक है, वो अलग मुद्दा है, वो अलग मुद्दा है। अमीर हैदर ज़ैदी साहब, पैगाम इंसानियत क्या है इसमें? समीर भाई, वतन को आग लगाई है बागबानों ने, गुलू के नाम पे शोले उगाए जाते हैं। ये देश है कि तमद्दुन की लाश है कोई, यहाँ घरों की तरह, यहाँ चिता की तरह घर जलाए जाते हैं। इन नेताओं की कोई विचारधारा नहीं है। अगर इनसे ये पूछा जाए कि झंडा किसने बनाया था, जिस तिरंगे को लेके ये आप देशभक्त बनते हैं, तो ये उनका नाम नहीं जानते। चरखे के ऊपर जब तस्वीर खिंचवाते हैं तो इनसे पूछा जाए कि उमर सुबहानी कौन थे चरखा आंदोलन में, इन्हें नहीं पता। तिरंगे की डिजाइन करने वाले सुरैया तैयब का नाम इन्हें याद नहीं है। जिस नारे से देश को आजादी दिलाई गई, हम जय हिंद का नारा, उन्हें नहीं पता कहना चाहिए कि वो कहना चाहिए किसने दिया था, मौलाना हजरत मोहानी कौन थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा जिसने दिया था, मौलाना शिबली नोमानी का नाम ये नहीं जानते। इनकी कोई विचारधारा नहीं है, इनकी सिर्फ एक विचारधारा है। यहाँ एक बात और कहूंगा मैं, नहीं, लेकिन ज़ैदी साहब, इस तरह की बदजुबानी से वोट मिल जाएंगे क्या? समीर भाई, कैफी आजमी की एक पंक्ति याद आती है मुझे, उनके 26 जे की कविता, उसमें से बस एक पंक्ति सुना रहा हूं। एक दिया नाम के यकजहती के, रोशनी उसकी जहां तक पहुंची, माँ के आंचल में थे जितने पेवन, सबको एक साथ उधरते देखा। इतने में बीबी ने झल्ला के कहा, एक दिया नाम है जिसका उम्मीद झिलमिलाता ही चला जाता है। इस देश में कुछ अच्छे लोग मौजूद हैं जो इस देश की डेमोक्रेसी को, इस देश की एकता को, इस देश की यकजहती को इकट्ठा करे हुए हैं। वरना इन नेताओं का काम ये हो गया है कि इस देश को ताने बाने को खत्म किया जाए। जब प्रजातंत्र में हम की जगह मैं लगने लगे तो प्रजातंत्र खत्म हो जाता है। मोदी जी जब किस भाषण में जाते हैं वो ये कहते हैं कि मैंने ये किया, मैंने नोटबंदी की, मैंने ये किया। प्रजातंत्र में मैं की कोई वैल्यू नहीं होती है, प्रजातंत्र में हम की वैल्यू है। हम का शब्द का इस्तेमाल इस प्रजातंत्र से समाप्त होता चला जा रहा है। ठीक है शाइना जी, लेकिन आज संसद में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया, क्या आपको लगता है इस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल करना ठीक था? मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो भी आपत्तिजनक थे, यहां तक कि उसे संसद की कार्यवाही से हटाना पड़ा। उसके बाद आज पीएम ने जो जवाब दिया, वो जवाब मैं आपको पढ़कर सुना सकता हूं। उन्होंने कहा कि उस समय हम थे या नहीं थे, हमारे कुत्ते थे भी या नहीं थे, औरों के कुत्ते हो सकते हैं, हम कुत्तों वाली परंपरा में पले बढ़े नहीं हैं। क्या आपको लगता है इस तरह की बातें, इस तरह के अल्फाज संसद के अंदर जायज हैं? देखिए समीर जी, सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, उनका पहला जो बयान था मैं आपको ट्रांसलेट करना चाहती हूँ, जहाँ उन्होंने कहा कि नो चांस ऑफ अर्थक्वेक नाउ दैट ही हैज स्पोकन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये बयान दिया, जहाँ उन्होंने कहा कि मैं बहुत ही खुश हूँ। नहीं सुनिए बाबा, सुनिए, 1 मिनट धीरज रखिए। जहाँ उन्होंने कहा कि वो सीख रहे हैं कि कैसे भाषण दिया जाए और मैं उसका स्वागत करता हूँ। अभी जो चुनावी माहौल में कोई प्रतिक्रिया रखें, कोई बयान दे, तो उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट भी तो आता है। जहाँ राहुल गांधी ने भी बहुत सारे सवाल उठाए, बहुत सारे चीजों के ऊपर टिप्पणी की, हम उस विश्लेषण में न जाते हुए यानी हम ये मानकर चले कि संसद की मर्यादा का कोई ध्यान नहीं रखा जाएगा, संसदीय भाषा का कोई ध्यान नहीं रखा जाएगा। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे ने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, मैं साफ कह रहा हूं, जो उन्होंने कहा वो बहुत गलत था, उन्हें इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसका जवाब भी क्या उन्हीं गलत अल्फाजों के साथ दिया जाना चाहिए? मैं मानती हूँ कि स्वाभाविक रूप से पार्लियामेंट में और ख़ास तौर से संसद में एक सकारात्मक डिबेट होना चाहिए, लेकिन भूलिएगा मत, बहुत सारे बार विपक्ष ने, जो आज विपक्ष में है लेकिन जब सरकार में थे, जब उन्होंने मौत के सौदागर और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था, क्या उनको शोभा देती थी? और मैं नहीं मानती हूँ कि जो कोई कहे कुछ और उसके प्रति आप एक लोकतंत्र, प्रजातंत्र में जवाब नहीं दे सकते हैं। हाँ, किस ढंग से जवाब देना चाहिए, कौन
कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, उसके ऊपर ज़रूर एक चर्चा हो सकती है, लेकिन जो एक रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है, तो मैं नहीं मानती हूँ कि इसका विश्लेषण ऐसा होना चाहिए कि देखिए उन्होंने क्या शब्दों का जवाब इस्तेमाल किया। ठीक है, उसको हमें तूल नहीं देना चाहिए आपके हिसाब से। शहजाद, यानी कुल मिलाकर चुनावी रैलियों में नेता जो कहें उस पर तो ध्यान दिया ही ना जाए, चाहे वो जो कुछ भी कहें, जो कुछ भी उनके दिमाग में आए वो बोल सकते हैं, जैसे भी अल्फाज चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब संसद के अंदर भी अगर कोई कुछ बोले तो उसको नॉर्मल माना जाए। कुल मिलाकर बात तो यही है ना। पहली बात तो आप समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी जी वो व्यक्ति है कि जब चुनाव नहीं भी होते हैं तो 5 साल की जो हमारी बेटियां हैं जिनको मैल नरिशमेंट होता है तो वो कहते हैं कि इनको मॉडलिंग का बुखार है, ये लोग तो इसलिए ये खाना नहीं खाते। तो इस मानसिकता के व्यक्ति है। दलितों के बारे में उन्होंने क्या कहा है गुजरात सीएम होते हुए, वो हमें सबको पता है। नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, शाइना मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, बात करेंगी, राहुल गांधी की बात करेंगी, तो ऐसे कैसे होगा? आप तो खड़गे साहब के बयान पर बात कीजिए ना। खड़गे जी के बयान पे आ रहा हूं जी। हाँ, अब खड़गे जी ने किसी कुत्ते का रेफरेंस दे दिया तो उसके रेफरेंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं देख रहे हैं और स्पीकर साहिबा जो है उसको हटा रही है। पर जब वीके सिंह पूरी दलित कौम को कुत्ता कहते हैं, जब मोदी जी सारे मुसलमानों को पपी डॉग कहते हैं और फिर 3 बार वो कुत्ता कह जाते हैं, तो उनका कुत्ता कुत्ता और उसको नहीं हटाया जाता। पर एक दलित जब कुत्ता शब्द इस्तेमाल करता है, और वो भी किसी को कुत्ता कहकर नहीं, किसी कौम को कुत्ता नहीं कहा उन्होंने कहा कि आपके तो किसी भी लोगों ने या किसी ने भी आजादी के जंग में हिस्सा नहीं लिया। और ये सच बात है। बता दे मुझे विजय शंकर तिवारी कौन सा आदमी था इनके कुनबे से जिन्होंने पार्टिसिपेट किया? ये तो अंग्रेजों के दलाल थे, लेकिन तो अंग्रेजों के साथ थे। पर हमारे रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के कुत्ते को हटा दिया क्योंकि वो दलित ने कहा। लेकिन शहजाद ये तो नहीं कहा जाएगा ना कि एक हटा दिया है आपकी तरफ से स्वतंत्रता संग्राम में, हटा दिया। और आपने दलितों को कुत्ता कहा, उसको नहीं हटाया। आपने मुसलमानों को कुत्ता कहा, उसको नहीं हटाया। ठीक है विजय जी, आपने साध्वी ज्योति को मंत्री रखा जिसने कहा रामजादे बनाम ठीक है, छोड़ दीजिए। अच्छा है, अच्छा ना यूज करें, वो क्या है ना यूज करें ऐसे अल्फाजों को, कम से कम इस डिबेट में तो थोड़ी मर्यादा बनाकर रखें। मुझे लगता है कि सुमित्रा महाजन जी अगर वो एक पपेट नहीं होती, किसी की कठपुतली ना होती, तो वो या तो खड़गे जी एक दलित ने जो शब्द कहे उसको रखती, या तो वो मोदी जी के कुत्ते को भी डिलीट करने का जो है। विजय जी जवाब दीजिए। विजय जी, मैं तो बहुत सारी बातों के इनका उत्तर नहीं देने वाला हूं क्योंकि मेरा विषय ही नहीं है। मैं तो केवल एक विषय का उत्तर देने वाला हूं। इन्होंने कहा कि संघ के हम लोगों के बीच में से कौन ऐसा व्यक्ति है जो स्वतंत्रता में, तो डॉक्टर हेडगेवार जी की पूरा आर्कियोलॉजी चले जाइए, पूरा का पूरा इतिहास मौजूद है। और ये अंग्रेजों के साइड पे नहीं, भारत के साइड पे। एक मिनट आप अंग्रेजों के साइड नहीं, आप शब्दावली को बदलिए मत, आप बदलिए मत। स्वतंत्रता संग्राम में वो सम्मिलित थे और वो पूरी तरीके से सशरीर सम्मिलित थे। ये इनको पता है। इनको पता होने के बाद भी अगर ये ऐसा बोलते हैं तो ये अपराध मुझे लगता है क्षम्य है। इतिहास में दर्ज चीज को पता होने के बाद भी बार बार ग्लोबल की जो कौन सा है वो 100 बार झूठ बोलने के बाद सच हो जाता है। लेकिन ये सच इसलिए नहीं होगा, सच इसलिए नहीं होगा कि आपके अभिलेखागार में ये बिल्कुल मौजूद है और जाके देश का कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति अब गोलवलकर जी ने भगत सिंह को और जो लोगों ने जान दी उनकी भी तौहीन की बंच ऑफ थॉट्स में उन्होंने लिखा। कहां निकल गए आप? पहले बात तो सुनिए शहजाद, कहां निकल गए आप? कहां निकल गए? मैं ये कह रहा हूं अब ये 1947 की जनता नहीं है। अब वो जनता पढ़ी लिखी जनता है। सावरकर गिड़गिड़ाए कि मुझे छोड़ दो, पढ़ी लिखी मुझे छोड़ दो, गिड़गिड़ाए। और ये अल्फाजों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए ना विजय जी। समीर वो पढ़ी लिखी जनता है, वो पढ़ना लिखना जानती है। वो जाके पढ़ती है कि डॉक्टर हेडगेवार इस स्वतंत्रता संग्राम में कूदे हुए एक स्वतंत्रता सैनिक थे। तो 52 साल तिरंगा क्यों नहीं लहराया? ठीक है नहीं, क्यों नहीं लहराया? आपका दावा हो सकता है, लेकिन एक दूसरा झूठ आप तो बोल, लेकिन यहाँ पर बदजुबानी का ये जब चुनाव आते हैं तो नेताओं की जुबान इतनी खराब क्यों हो जाती है? ये है एक बड़ा मुद्दा कि आखिर जब वोटों की सेज सजती है तो बदजुबानी हथियार कैसे बन जाती है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, फौरन होते हैं हाजिर और बहस को आगे बढ़ाते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। तो चुनावी मौसम में बदजुबानी कैसे हथियार बनती जा रही है नेताओं की, यह है हमारा आज का मुद्दा। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर खान, मैं आपसे जानना चाहूंगा, पहले हाजी याकूब कुरैशी साहब का एक बयान आता है, आपकी पार्टी के उम्मीदवार हैं, नेता हैं,
उनको आपने टिकट भी दिया है। उनका बयान आता है कि बीजेपी अगर सत्ता में आ गई तो नमाजें अजानें बंद हो जाएंगी। मतलब डर की सियासत करते हुए साफ नजर आते हैं वो। उसके बाद अब सतीश चंद्र मिश्रा का यह बयान, तो मतलब आप क्या इंस्पायर कर रहे हैं लोगों को कि ऐसे बयान और दिए जाएं, चर्चा में रहा जाए? क्या आपको लगता है कि इससे अच्छा असर पड़ेगा वोटों पर? वो आपको वोटर्स आपको वोट देंगे? जरा साक्षी महाराज के बयान को भी बता दीजिए ना। साक्षी महाराज क्या कहते हैं? बता रहा हूं, लेकिन आप साक्षी महाराज कहते हैं 4 बीवियां 40 बच्चे। बताओ, देखिए नहीं हमारे पार्टी के नेता तो देखिए, सतीश मिश्रा जी जो कहा, मैं उस पर बिल्कुल कह रहा हूं, मैं सहमत हूं उनकी बात से कि हमारा पैसा हम नहीं निकाल पा रहे। हमारा बच्चा अस्पताल में मर रहा है, हम अपना पैसा नहीं निकाल पा रहे। तो कातिल कौन है? जो कातिल जिसने हमारे पैसे को रोक रखा है, जिसने हमारा पैसा खून की कमाई, गाड़ी कमाई, पसीने की कमाई पैसा जो हमारा है, जिसको हम लेना चाहते हैं, सतीश चंद्र मिश्रा के यमराज वाले बयान का भी समर्थन करना पड़ रहा है आपको यहां पर बैठकर? खान साहब से मैं एक सवाल पूछता हूं। नहीं समर्थन कर नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, बातें बता रहा हूँ। यमराज कह दिया उन्होंने तो कोई गलत बात नहीं। क्या ये खूनी लोग हैं, ये दंगाई लोग हैं? ये तो हम अभी भी कह रहे हैं आपसे, हमारा पैसा नहीं मिल रहा है, हमारा बच्चा मर रहा है। आप साक्षी महाराज के पास जाइए ना जरा, क्या कह रहे हैं वो? कोई गलत बात है क्या? मतलब भाषा की मर्यादा कोई मायने नहीं रखती। इस बात पे कहा, नोटबंदी पे कहा, आपसे एक बात, पत्रकारों को इन मुद्दों को उठाना भी नहीं चाहिए। अब तो जैदी साहब, ये देखिए, खान साहब, क्या ये मान लिया जाए कि सब नॉर्मल है? ये सब हो रहा है तो कुछ गलत बयान ही नहीं कर रहा। समीर भाई, मसला ये है कि खान साहब सुन तो लीजिए। नोटबंदी पे कहा है, नोटबंदी पे जो लोग मरे हैं। नहीं मेरी बात सुन लीजिए पहले। मेरी बात नहीं होती है, मेरी बात कट जाती है आधी। ठीक है, हो गई आपकी बात। मेरी बात सुनिए। नोटबंदी पे कहा उन्होंने, नोटबंदी पे जो लोग मरे हैं उनके बाद उसमें कहा उन्होंने, कोई समाज और सबके लिए कहा उन्होंने। ठीक है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था कि नोटबंदी पे कहा है। जैदी साहब, समीर भाई, आजकल जो शाम तक कांग्रेस में था, कल को बीजेपी में चला जाता है। तो विचारधारा की नाम के तो यहाँ कुछ है नहीं, विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं है, विचारधारा की राजनीति नहीं हो रही। बीएसपी के प्रवक्ता कह रहे हैं बैठे हुए, मैं उनके वो जो भी कह रहे हैं वो अलग है, लेकिन बीएसपी की जो इनकी सुप्रीमो है, उनका ये कहना था लोकसभा इलेक्शन के बाद, कहना चाहिए मेरठ इलेक्शन में, कि साहब मुसलमान जो है वो कहना चाहिए थोड़ा सा उत्तेजित होता है और वो वैसा होता है, हमने इसलिए सारे वोट बीजेपी को ट्रांसफर करा दिए और मुसलमानों ने हमें वोट नहीं दिया, मुसलमान गद्दार है। तो जो मुसलमानों को गद्दार बताती है उसे क्या किस श्रेणी में रखेंगे हमारे खान साहब? दूसरे एक चीज और है, हमारे शंकर भाई कह रहे थे कि वीर कहना चाहिए इनके नेता आजादी की लड़ाई में थे। वीर सावरकर का ये नाम लेते हैं। वीर सावरकर अंग्रेजों के अप्रूवल होके बाहर निकल के आए और अंग्रेजों की जब तक वो रहे अंग्रेजों की मुखबरी की। इनके जो प्रधानमंत्री बने हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़ा सम्मानित नाम है उनका और मैं सम्मान के साथ उनका नाम लेता हूं। उन्होंने जब कनॉट प्लेस के अंदर किसान आंदोलन के नेता बैठक कर रहे थे तो उन्होंने मुखबरी की और उन किसान नेताओं को सबको उम्र कैद की सजा हुई। मतलब साहब, आप खड़गे साहब के बयान के साथ खड़े हैं? सुन लीजिए, मैं खड़गे साहब के बयान के साथ नहीं खड़ा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि देश की आजादी के अंदर अंग्रेज एक चीज कहते थे, होटल पे लिखा हुआ था कि कुत्तों का और इंडियन का आना मना है। तो जो हिंदुस्तानी उस वक्त का हिंदुस्तानी था जो अंग्रेजों से पीड़ित था, उसकी तुलना कहना चाहिए अंग्रेज कुत्ते से करते थे। तो मैं तो ये कहता हूं कि देश की आजादी के आंदोलन में जो हिंदुस्तान का सपूत था वो अंग्रेजों के सामने कुत्ते के समान था। आज राज वो कर रहे हैं जो अंग्रेजों के विजय जी आपका जवाब देना चाह रहे हैं। पता नहीं है कि देश का विजय जी जल्दी से। जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था और उस चीन में जो सैनिक हताहत हो रहे थे, तो ये कम्युनिस्ट पार्टी थी जिसके प्रवक्ता हैं और जिनके तरफ से बोलते हैं, ये वही लोग थे जब इनको आदेश आया था कि जो भारत के सैनिक जिनको खून चाहिए, कोई भी कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर इनको खून नहीं देगा। आप मुझे ये बताएंगे? एक मिनट, नहीं, जवाब दे देना, कोई बात नहीं। विषय से हम भटके ना, हम अगर स्वतंत्रता संग्राम पर ही चले जाएंगे, किसने क्या किया, ये अलग डिबेट हो जाएगी। ये क्या कह रहे हैं, ये कह क्या रहे हैं? ये वो लोग हैं
जो भारत के सैनिकों को अपने लोगों से खून देने के लिए भी मना करने वाले लोग हैं। ये भारत की बात करते हैं, भारत की जमीन की बात करते हैं। नहीं दे रहे हो उनको आज? तो इनकी आप नहीं दे रहे हो? नहीं वो आप बात करना और अपने आंकड़े जुटा लाइए, तब इसके बाद बात करेंगे उस सारे विषय पर। तो आज तो बदजुबानी की बात हो रही है। समीर भाई, अब मैं जवाब दे दूं इनका। यादव जी मुझे ये बताइए कि जब आपकी पार्टी के बड़े नेता आजम खान की, एक मिनट जैदी साहब झूठ बोल रहे हैं, ये गलत बोल रहे हैं, मैं इसका खंडन करता हूं। ये गलत जैदी साहब की बात का मैं खंडन करता हूं, इनको बताता हूं कि कभी आप क्या खंडन करेंगे? मेरे पास वीडियो वायरल है, खुद ही गद्दारी करते पूरे हैं। हिंदुस्तान ने आपकी मायावती का बयान सुना था। आपकी मायावती ने कहा था कि हिंदुस्तान का मुसलमान, उत्तर प्रदेश का मुसलमान गद्दार है, उसने वोट नहीं दिया। जो मुसलमानों को गद्दार कहती है, आज मुसलमानों को कहती है उसने जज्बाती जरूर कहा, गद्दार कभी नहीं कहा। मुझे वोट दीजिए। क्या आप डरा के राजनीति करना चाहते हैं? मुसलमानों को डरा के वोट देना चाहते हैं? माफी मांगिए। आप मुसलमानों की राजनीति क्यों करते हैं? सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि वर्ग पे आधारित राजनीति कीजिए, हिंदू मुसलमान की राजनीति मत कीजिए। नहीं जैदी साहब वो खारिज कर रहे हैं, वो खारिज कर रहे हैं इस बयान को। ठीक है, मुसलमानों के लिए यादव जी हम बदजुबानी की बात कर रहे हैं। जब आपकी पार्टी के बड़े नेता आजम खान की तरफ से एक बयान आता है तो पार्टी की तरफ से क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं आता? क्यों नहीं एक नसीहत देने की कोशिश की जाती है कि भाई इस तरह के बयान मत दो? आप एक बात बताइए, उस बयान नहीं में तब तो आप भाषा की मर्यादा की बात करते हैं। बात तो सुनिए। हाँ। आप मुझे ये बताइए उस बयान में उन्होंने कहां किसी व्यक्ति का नाम जहां सीधे सीधे पीएम मोदी को टारगेट कर रहे हैं। आप मुझे सुनवा दीजिए। वो कह रहे हैं कि 131 करोड़ लोगों का जो बादशाह है, जो लखनऊ में जाता है रामलीला मनाने, वहां पर रावण जलाता है, उसको ये नहीं पता कि असली रावण दिल्ली में है। ये उनका बयान है। अरे अब तो इसके बाद भी कुछ कहने को बाकी रह जाता है क्या? आप कैसी बात कर रहे हैं? इसमें तो कहीं भी नहीं कहा उनको। क्या इसमें प्रधानमंत्री को रावण कहा गया है? दिल्ली में तो बहुत लोग रहते हैं, दिल्ली में सभी पार्टी के लोग रहते हैं। अब ये तो जिन लोगों के पेट में दर्द हुआ ये सुनकर, यादव जी ये आप भी समझ रहे हैं, ये आप भी समझ रहे हैं कि रावण शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया गया? पेट में दर्द हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं ये अपने आप को रावण की संज्ञा देते हैं। ये मानते हैं कि हमने वाकई में गलत कुछ किए हुए हैं। आज बताइए चुनाव के टाइम पे इन्हें राम मंदिर याद आ गया, और एक नेता को नहीं, प्रदेश अध्यक्ष केशव मौर्य को देख लीजिए, विनय कटियार जी को देख लीजिए, किसी नेता को आप देख लीजिए, जिसका योगी आदित्यनाथ को देख लीजिए, गिरिराज सिंह को देख लीजिए, सभी को एक लाइन से सभी को राम मंदिर याद आ गए। क्यों भाई? अभी 4 दिन बाद चुनाव है इसलिए राम मंदिर याद आ गए? तो ये इस तरीके की बात, इस तरह का अगर आप आरोप लगाएंगे तो बात नहीं ठीक होगी। ठीक है शाइना जी, सुरेश राणा जो आपकी पार्टी के बीजेपी के यूपी के उपाध्यक्ष भी हैं, कैंडिडेट भी हैं, उनकी तरफ से बयान आता है कि भाई बीजेपी अगर जीत कर आई तो देवबंद में कर्फ्यू लग जाएगा। योगी आदित्यनाथ के जो बयानात हैं उनको शायद बहुत सारे बयानात ऐसे हैं जो मैं इस वक्त पढ़ भी नहीं सकता, वो इतने कम्युनल हैं। उसके बावजूद भी सुरेश राणा का कद लगातार बीजेपी में बढ़ता जा रहा है, उनकी पूछ बढ़ती जा रही है। योगी आदित्यनाथ जो है वो स्टार प्रचारक बना दिए जाते हैं। विनय कटियार जो कि महिलाओं की खूबसूरती को लेकर आपत्तिजनक बयान देते हैं वो स्टार प्रचारक बना दिए जाते हैं। ये इसका मतलब तो ये हुआ कि नेताओं को इनाम मिल रहा है ना इस तरह की बयानबाजी के लिए, तो फिर उनके हौसले तो और बुलंद होंगे। जो छोटे नेता हैं वो भी सोचेंगे कि भाई इस तरह के बयान दो और फिर चर्चा में रहो। देखिए, मैं कोई बयानबाजी में स्पर्धा में नहीं खड़ी हूँ, और समीर जी मैं स्पष्ट कहूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो भी प्रतिक्रिया है, जो भी मुद्दे के ऊपर टिप्पणी है, वो हमारे मैनिफेस्टो में हमने स्पष्ट किया है। राम मंदिर को लेके हमने कहा है कि बनेगा तो कंसेंसस के निमित्त और आदरणीय कोर्ट की सुझाव के अनुसार। अभी जो लोग बयानबाजी करते हैं बड़े बड़े संगठन में, अन्य दलों में जो कौन कौन बोलता है उसके प्रति मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। अन्य दलों की बात नहीं कर रहा हूं मैं शाइना जी मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं। अब आपने राम मंदिर का जिक्र किया, जो बात आपने कही उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जब ढांचा ढहने से कोई नहीं रोक पाया तो मंदिर बनाने से कौन रोकेगा? इसमें धमकी छुपी हुई है ना, इसमें कहीं ना कहीं सोसाइटी को पोलराइज करने की कोशिश छुपी हुई है। ये तो आप भी समझती हैं। आपका देखिए 60 साल में जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे दलों ने किया है, जहां वोट बैंक को सिर्फ एक वोट बैंक के नजर से सीमित किया है, वोट बैंक की राजनीति जो इस देश में खिलवाड़ किए हैं,
भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं किया है। जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, प्रोग्रेस की बात करते हैं, नेतृत्व की बात करते हैं, स्थिरता की बात करते हैं, तो वो हर एक भारतीय नागरिक के लिए है। और आज जो उत्तर प्रदेश में आपत्तिजनक स्थिति है, तो वो इस वजह से है क्योंकि आपके पास एक शासनकाल में मायावती जी के रूप में बीएसपी था, जो सिर्फ भ्रष्टाचार का प्रतीक बन चुका था। वहां दूसरे तरफ समाजवादी पार्टी, जो सिर्फ फैमिली ड्रामा में अपने आप को उभर करते हैं, और वहां कन्वीनियंट अलायंस, अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस, जहां कोई विचारधारा हो ना हो वो कांग्रेस के साथ। भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया स्पष्ट है, देश सर्वप्रथम, उसके बाद व्यक्ति, और उसके बाद हमें ये देखना है कि फिर इस तरह के सांप्रदायिक बयान क्यों बीजेपी नेताओं की तरफ से, और कोई कार्रवाई क्यों नहीं? सवाल ये है शाइना जी, भूकंप के बयानबाजी। एक लास्ट एक पॉइंट, समीर जी, मैं बहुत कम बोल रही हूँ आपके ये शो पे, प्लीज मुझे एक पॉइंट हाईलाइट करना है। जब आपने ये भूकंप का मुद्दा उठाया, ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने कहा कि मैं जो उजागर करने वाला हूँ पार्लियामेंट में, उससे भूकंप आ जाएगा। कहाँ था वो भूकंप, क्या था, कौन से मुद्दे पे? और जो वो लगातार अपने प्रधानमंत्री के प्रति टिप्पणी करें। खड़गे जी जब बात करते हैं तो प्रधानमंत्री का बयान का क्या रहा? प्रधानमंत्री का बयान ये रहा कि हम कुत्तों वाली परंपरा से पले बड़े नहीं हैं। क्या इस बयान में कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी है? और जो हम बात कर रहे हैं तो प्रजातंत्र, लोकतंत्र में जो आपकी भूमिका रखना चाहते हैं, तो स्वाभाविक रूप से जो सामने बैठे हैं उनको भी एक मौका मिलना चाहिए। और जो आप टिप्पणी करने वाले हैं, तो पहले जाइए और देख लीजिए कि कितने शहजाद, यानी कुल मिलाकर कांग्रेस के नेता की तरफ से जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उसका जवाब इसी शब्दों में दिया जा सकता है, इन्हीं अल्फाजों में दिया जा सकता है। कुल मिलाकर तो मैं लबोलुआब यही निकाल रहा हूँ शहनाज जी की बातों का। ऐसा है, मतलब जैसा आप कहेंगे वो सुनने के लिए भी तैयार है। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी का उसूल ये है कि हम करे तो चमत्कार, हम करे तो राष्ट्रवाद, दूसरे करे तो गुनहगार। जैसे कि ये लोग कहते थे सुनामी आ रही है, मोदी सुनामी, मोदी वेव, वो अगर कंपैरिजन करे तो वो ठीक। अगर हम कहे कि भूकंप आ जाएगा तो वो गलत। हमने भूकंप या सुनामी का मजाक नहीं उड़ाया कि भूकंप आ गया, देखो ये जहां पे हुआ है, जिससे लोग प्रभावित हुए, उसके साथ मजाक नहीं उड़ाया। मोदी जी ने लोगों के एक जो उनके साथ एक घटना घटी है उसका मजाक उड़ाया है। तो वो दोनों में फर्क कीजिए। पहली बात, मोदी जी और भाजपा वो पार्टी है कि जितना गंदा और जहरीला बोलोगे उतना आप ऊंचा जाओगे। आप मुझे बताइए ना, बेचारा जी गुजरात में मोदी जी ने हम 5 हमारे 25 की बात नहीं की थी क्या? मियां मुशर्रफ, मियां अहमद पटेल की जबान किसकी है? और वो प्रधानमंत्री बन गए। तो ये जो छुटवैये नेता है इनके, ये तो वही सोचते हैं कि जितना गंदा मोदी जी ने बोला है उससे ज्यादा अगर मैं बोलूंगा तो मैं भी प्रधानमंत्री बनूंगा। तो ये इसलिए बोलते हैं। और हमने फिर से, खड़गे जी ने किसी को कुत्ता नहीं कहा, मोदी जी के मंत्री वीके सिंह ने दलितों को कुत्ता कहा, मोदी जी ने मुसलमानों खड़गे जी ने भी जिक्र किया ना इस शब्द का। हाँ, खड़गे जी ने भी ये नाम तो लिया ना कि कोई कुत्ता भी नहीं आया आपकी तरफ तो से। हमने कहा कि ये भी तो गलत था ना, ये तो मानेंगे नहीं आप। क्या गलत है? क्या गलत है? हाँ। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर इनके लोगों ने कभी किसी जंग आजादी में हिस्सा नहीं लिया, और हमने वो बात रखी पार्लियामेंट में, पर क्योंकि तो बात अच्छे अल्फाजों का इस्तेमाल करके भी तो रखी जा सकती थी ना। भाई, अगर एक दलित अल्फाज इस्तेमाल करे तो आप उसको कह देते हो, और वहां पे जो लोग, मायावती एक दलित को गाली देता है, उसकी बीवी को टिकट देते हो, है ना? तो ये है कुल मिला के बीजेपी का स्टैंड, ये है कि अगर एक व्यक्ति, अगर वो दलित ना हो, मुसलमान ना हो, वो किसी को भी गाली दे दे, वो पूरी कौम को गाली दे दे, उसको हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। और अगर कोई दलित व्यक्ति कुछ बोल दे और वो किसी को गाली भी नहीं दे, विजय जी कुल मिलाकर शहजाद ये कहना चाह रहे हैं कि क्योंकि संघ और बीजेपी का कोई रोल नहीं रहा है आजादी के आंदोलन में, उसका वो जिक्र करना चाह रहे थे, और वो तो जायज भी ठहरा रहे हैं कि उन शब्दों का इस्तेमाल भी जायज। मुझे लगता है कि सभी लोगों ने जायज शब्दों का इस्तेमाल किया। मैं इस प्रकार की बात बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं बोलूंगा। शिकंडी पे मैं इस कांग्रेस पार्टी को 1889 से अगर लेकर चलेंगे तो आज तक एक भी दलित व्यक्ति को इन्होंने अध्यक्ष बनाने के काबिल नहीं समझा। और एक मिनट, और जिसको बनाया तो धक्के मार के बाहर निकाल दिया। और बनाया किसको? और बनाया एक मिनट, अरे शहजाद साहब सारे देश जानता है। और बनाया किसको? बनाया किसको? जो भारत की जमीन में पैदा नहीं हुआ,
इनको भारत का कोई व्यक्ति अध्यक्ष बनाने के लिए नहीं मिलता है। एक अध्यक्ष के दलित बनाते भी हैं तो धक्के मार कर बाहर निकाल देते हैं। ये बात कर रहे हैं देश की। बस मैं इतनी बात कहना चाह रहा था, इस विषय पर दूसरी बात नहीं कहूंगा मैं। इसका उत्तर आप देते रहिए, इसका उत्तर आप देते रहिए, संचालक कितने दलित बने? ठीक है यादव जी, इसको क्या माना जाए कि चुनावों में, यूपी के चुनावों में हर पार्टी की तरफ से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा, पोलराइजेशन भी करने की कोशिश की जाएगी, सांप्रदायिक तनाव भी पैदा करने की कोशिश की जाएगी। उसका नतीजा क्या होगा ये नहीं सोचा जाएगा और हम लोग चुपचाप बैठे रहें, सवाल ना उठाएं। समीर जी, हर पार्टी की क्योंकि तरफ ये से तो नहीं, आम बात हो हर गई। पार्टी की तरफ से नहीं, उस पार्टी की तरफ से जिसने जनता के लिए कुछ ना किया हो, जिसने जनता को ना तो कोई विकास दिया हो। अभी शाइना एनसी जी कह रही थी, उत्तर प्रदेश की बात कह रही थी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, लगभग 3 साल से एक केंद्र में है, उत्तर प्रदेश को इन्होंने क्या दिया? अब मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए 1 मिनट। इन्होंने जो हाईटेक सिटी की लिस्ट बनी थी, जहां जिस उत्तर प्रदेश ने 73 सांसद दिए, उस उत्तर प्रदेश का पहली लिस्ट में एक शहर का भी नाम नहीं था। इनसे ये पूछिए कि बिजली में इन्होंने क्या दिया। हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने कई बार चिट्ठी लिख के इनसे कहा कि बिजली का कोटा उत्तर प्रदेश का बढ़ा दीजिए क्योंकि बड़ा राज्य है। एक भी चिट्ठी का जवाब ये लोग नहीं दे पाए। किसानों के लिए ओलावृष्टि के समय में हमने 7,000 करोड़ रुपए इनसे मांगे कि किसान मर रहा है, किसान की फसल खराब हो गई है और यहाँ पर किसान ठीक है, वो तो आपके आरोप प्रत्यारोप चल ही रहे हैं। आज तो बदजुबानी की बात कर रहे हैं, फैक्ट्स के साथ बात कर रहे हैं, बदजुबानी की बात कर रहे हैं आज हम। नहीं मैंने बताया ना बदजुबानी नहीं, और कहा यह जाता है कि उधर से अगर योगी आदित्यनाथ बोलेंगे तो इधर से आजम खान बोलेंगे, क्योंकि इस तरह की सियासत दोनों पार्टियों को सूट करती है। एक नाम लिया, अच्छा चलिए, आपने हमारी पार्टी से एक नाम लिया, इनकी पार्टी से आप खुद ने आपने 20 नाम गिनवा दिए। ठीक है, वो तो है, जो हकीकत है वो है। नहीं, उसके बाद भी शाइना एनसी जी उस बात को एक्सेप्ट नहीं करती है और फिर विकास की बात करती है, जहां उस फील्ड की बात कर रही है जहां पे इन्होंने एक धेले का काम नहीं किया। समीर भाई, ठीक है, खान साहब कुछ ऐड करना चाह रहे थे, आप जल्दी से अपनी बात रखिए, मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है। नहीं, हाँ मुझे 20 सेकंड दे दीजिए। मैं जैदी साहब की बात को खंडन करता हूं और कंडम करता हूं। देखिए, आज पूरे हिंदुस्तान में अगर कर दिया था, फारसी यूनिवर्सिटी लेकिन मुसलमानों को अब आप ये बताइए कि आपके नेताओं की तरफ से अब तो बदजुबानी नहीं होगी, ये आगे भी चलता रहेगा। अगर वो माफी और देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, आज मैं यादव जी के बयान पे आना चाहता हूँ, इनकी बात का जवाब देता हूँ। इनके 4 साल तक किसानों का गन्ना 280 रुपए क्विंटल बिकता रहा, 1 साल तक करेंसी उनकी टेबल नहीं आती रही, ऐसे किसी की बात नहीं सुन पाएंगे ना व्यूअर्स। जल्दी से पूरा कर लीजिए। इनके पास और अखिलेश यादव ने 400 से 500 दंगे कर दिए, उस पर इनकी जुबान नहीं खुल रही। जैदी साहब की जबान बंद है, 500 दंगे पे जबान नहीं खोल पा रहे जैदी साहब। क्यों नहीं खोल रहे जबान? मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, जैदी साहब चुपचाप बैठे, चश्मा लगाए बैठे हुए, उस पर नहीं बोल रहे। बहन जी ने कुछ नहीं कहा। गद्दार कहा होता तो इंडस्ट्री नहीं बनाती। गद्दार कहा होता मैं तो मुसलमान के कत्लेआम पे नहीं बोलता, जहाँ भी इंसानियत का कत्लेआम होगा मैं वहाँ बोलूंगा, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो कश्मीर हो। हैरत क्या होनी चाहिए अगर हमारे नेता ऐसे बयान देंगे और पोलराइज करने की कोशिश खुद की जाएगी, ये बिना सोचे कि इसका अंजाम क्या हो सकता है, तो ये तो हो गई, हम आगे भी झेलेंगे दंगे। समीर भाई तो इसीलिए ना कि नेता बयान देकर चले जाएं और पब्लिक जो है, आम पब्लिक जो है, वो इस तरह से दंगे झेलती रहे, समीर भाई किसान, ये मुद्दे इसलिए उठाए जाते हैं कि कुछ मुद्दे खत्म हो जाएं, किसानों का मुद्दा खत्म हो जाए, मजदूरों का मुद्दा खत्म हो जाए, बेरोजगारी का मुद्दा खत्म हो जाए, महिला सशक्तिकरण का मुद्दा खत्म हो जाए। अखिलेश प्रताप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ मौजूद है। किसान का गन्ना 4 साल तक बिकता रहा 280 रुपए केजी, उससे पहले 300 रुपए कुंटल था, लेकिन इन्होंने कोई, सुन लीजिए, पूरा हो चुका है, वक्त खत्म हो चुका है, इन्होंने कोई नहीं दिया। किसान का पेमेंट 1 साल के बाद आता था, इन्होंने कोई सुविधा नहीं की। किसान की मुंजी यहाँ पर तो शॉर्टकट नजर आ रहा है ना, किसानों के गन्ने की बात करने कौन जाए? पोलराइज कर दो सोसाइटी को, ध्रुवीकरण कर दो, वोट मिल जाएगा। यहाँ तो बात ये है ना जैदी साहब, कोई बात तो समझिए आप, नहीं है, कोई मजदूर। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया एमएच खान साहब, विजय शंकर तिवारी जी, शाइना एनसी जी, जैदी साहब, यादव जी, शहजाद पूनावाला, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद बस ये की जाएगी कि जो हमारे नेता हैं, जो वोट मांगने के लिए गली गली घूम रहे हैं, वो अपने शब्दों पर, अपने अल्फाजों पर थोड़ी लगाम लगाएं और कम से कम कोई ऐसी बात ना करें जिससे हमारी सोसाइटी बटे। कम से कम इतनी उम्मीद तो है ही नेताओं से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए शब बखैर।